दम ते रिश्ते। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि पत्नी से प्रताड़ित होकर पति ने सुसाइड कर ली। कोई इंस्टाग्राम पर लाइव आके फांसी लगा लेता है, कोई फेसबुक पर लाइव आके सुसाइड कर लेता है। और इन तमाम सारी चीजों को लेकर मीडिया में भी काफी सुर्खियां बन रही हैं। 7 जन्मों के रिश्तों की डोर आजकल इतनी कमजोर होती जा रही है कि आए दिन ऐसे मामले हो रहे हैं जब पत्नी से प्रताड़ित होकर पति अपनी जान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर पति ने लाइव आकर सुसाइड की और पत्नी उसे 44 मिनट तक देखती रही। इस खबर के सामने आने के बाद सवाल है, क्या रिश्ते दम तोड़ चुके हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। बेंगलुरु, आगरा और अब रीवा, ये मामले एक जैसे ही हैं। एक जैसी तस्वीर, एक जैसी कहानी। पत्नी से परेशान होकर पति की सुसाइड। पत्नी ने इतना परेशान किया कि इन लोगों ने अपनी ही जीवन लीला को खत्म कर लिया। पहले ताजा मामला आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में पति ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सुसाइड कर ली। उसने वीडियो में अपनी पीड़ा बताई। वीडियो में वो कह रहा है कि दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी लूंगा, आज ही फांसी भी लगाऊंगा। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी लूंगा, आज ही फांसी भी लगाऊंगा। खुल के दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी लूंगा, आज ही फांसी भी लगाऊंगा। खुल के। हैरानी की बात तो ये है, पति की मोबाइल पर उसकी पत्नी भी सुन रही थी। पूरे 44 मिनट तक पत्नी ने अपने पति की बातें सुनी, उसको लाइव मरते हुए देखा, लेकिन ना ही उसने अपने पति को रोकने की कोशिश की और ना ही किसी को खबर दी। मामला रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र का है। वीडियो में दिख रहे युवक का नाम शिव प्रकाश बताया जा रहा है। सवाल है, क्या अपने पति को मरता हुआ देखकर पत्नी का कलेजा नहीं कांपा? अपने वीडियो में शिव प्रकाश ने अपनी सास और पत्नी पर आरोप लगाए हैं। वो वीडियो में कह रहा है कि उसकी सास और पत्नी ने उसका घर बर्बाद कर दिया। उसने आगे कहा, भाइयों मैं मर भी जाऊं तो उन्हें नहीं छोड़ना। मेरा घर बर्बाद करने का कारण मेरी सास है, उसकी बेटियां हैं, है ना। मेरा घर बर्बाद करने का कारण वही है ना। मैं मर भी जाऊं तो आप लोग छोड़ना नहीं, आप लोग भाई लोग हो। इन बातों को बोलने के बाद प्रकाश साड़ी का फंदा बनाकर झूल जाता है और आत्महत्या कर लेता है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। शिव प्रकाश तिवारी, लगभग उम्र उनकी 30 वर्ष होगी। इनके सुसाइड किया था तो मार्ग पंजीबद्ध हुआ था। मार्ग पंजीबद्ध हुआ जिसका हम जांच कर रहे थे। जांच के तो दौरान ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव सुसाइड किया, जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, जिसको हम जांच में लिए हुए हैं और उस पर हम जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। प्रथम दृष्टया जो उसमें बताया गया है तो परिजनों को सास पत्नी के विषय में वो बोल रहे थे, तो हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। पुलिस जांच में अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक शिव प्रकाश की शादी 2 साल पहले बैकुंठपुर की प्रिया शर्मा से हुई थी। कुछ महीनों बाद पत्नी छिप कर किसी और से बात करने लगी, जिससे दोनों में विवाद बढ़ता गया। इसी दौरान शिव प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया और वो बैसाखियों पर आ गया। इसके बाद पत्नी नवजात बच्चे को लेकर मायके चली गई और लौटने से इनकार कर दिया। घटना वाले दिन शिव प्रकाश पत्नी को मनाने के लिए ससुराल गया था, लेकिन वहां भी उसकी बेइज्जती की गई, मारपीट हुई। इसके बाद वो अपने घर लौट आया और फांसी लगा ली। ये पहला केस नहीं है। इसी तरह का केस बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का आया था, जिसने 81 मिनट का वीडियो बनाकर पत्नी से प्रताड़ित होने की बात कही थी और सुसाइड कर ली थी। तो यूपी के आगरा में टीसीएस मैनेजर ने भी पत्नी से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं।
जो ये बता रहे पति पत्नी के रिश्तों का आजकल क्या हाल है। हाल ही में मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड भी दम तोड़ते रिश्तों की कहानी बता रहा है। कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के 15 टुकड़े कर दिए। सवाल है 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाने वाले क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं? क्यों आजकल रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं? क्यों बनावटी दुनिया में जीने वालों के अंदर रिश्तों की अहमियत और मानवता खत्म होती जा रही है? टीम न्यूज़ स्टेट। 7 फेरे लेके अग्नि को साक्षी मान के शपथ ली जाती है, कसमें खाई जाती हैं जब शादी होती है और 7 जन्मों तक साथ निभाने का एक दूसरे का वादा करते हैं दोनों पति पत्नी। लेकिन ये रिश्ते 7 जन्म छोड़ो, 7 साल छोड़ो, 7 महीने नहीं चल पा रहे। और अधिकांश रिश्ते इनमें वो हैं, अधिकांश पति पत्नी वो हैं जिन्होंने लव मैरिज की है, एक दूसरे को पहले जान पहचान कर प्यार मोहब्बत करने के बाद शादियां। हाल ही में मेरठ में केस हुआ मुस्कान और सौरभ वाला, उसमें भी दोनों का प्रेम विवाही था, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ रामनिवास यादव हैं, पूर्व डीजीपी हैं, डॉक्टर मनीषा सिंघल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, राम प्रकाश चौबे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। राम प्रकाश चौबे सर, शुरुआत मैं आप ही के साथ करूंगा क्योंकि देखिए हाल ही में इस तरह की घटनाएं सामने आई। बेंगलुरु वाला केस ले लें, आगरा का केस ले लें और हाल ही में 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा से एक और केस सामने आया जिसमें पत्नी से प्रताड़ित होकर पति सुसाइड कर लेता है। इसके पीछे सर कारण क्या कानून को माने? क्योंकि हमारा कानून ऐसा है, अवधारणा ऐसी बनी हुई है लोगों के मन में कि महिला को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, महिला की ज्यादा सुनी जाती है, उनकी तो सुनी नहीं जाएगी। अगर डाइवोर्स फाइल करेंगे तो गुजारा भत्ता देना होगा और तो तमाम तरह की 100 चीजें ब्ला ब्ला ब्ला। सर सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्य करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ इसे दुरुस्त कर लेते हैं। जी सर। जी सर जो ऐसा नहीं है, जैसा आपने अभी बताया कि लोगों को ये लगता है कि महिलाओं की सुनी जाती है, पुरुषों की नहीं सुनी जाती है। सर कानून में एक व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए आप साथ में नहीं रह सकते हैं तो एक वैधानिक प्रोविजन है, वैधानिक उपचार है आपके पास कि आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जहां तक गुजारा भत्ते की बात है तो गुजारा भत्ता एक व्यवस्था है। अगर महिला इस तरह से है, आपकी पत्नी इस तरह से है कि उसके पास सर्वाइवल की कोई साधन नहीं है, तब जरूर आपको गुजारा भत्ते के लिए वो आवेदन फाइल करेगी। लेकिन नहीं सर, मेरा रामप्रकाश चौबे सर, मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि हमने बेंगलुरु वाला केस देखा, आगरा वाला केस देखा और रीवा वाला केस देख रहे हैं। हाल ही में 3 ट्रेंडिंग केस हैं और न जाने कितने केसेस हुए हैं जिन पर मीडिया की नजर नहीं जा पाती, तो लोगों के सामने वो केसेस नहीं आ पाते। उसमें कारण वही है, बेंगलुरु में भी हमने वही देखा कि वो परेशान था, तारीखों पे नहीं जा पा रहा था, गुजारा भत्ता बहुत सारा मांगा जा रहा था, जितनी तनख्वाह थी उतना तो वही मांग रहे थे और ऐसे में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी कोई सुनने वाला होता नहीं और उसके बाद अगर वो नौकरी करे या तारीखों पे जाए, ये तमाम सारी चीजें हैं। इसमें भी सामने आया कि जो लड़की की पत्नी है, यानी कि उसकी पत्नी की माँ है, माफ कीजिएगा, जो सासू माँ है उसकी, वो और उसकी पत्नी उसे टॉर्चर कर रही थी। तो ये क्या तमाम सारे कारण एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर आदमी आत्महत्या को मजबूर हो जाता है, उसे वही एक रास्ता दिखता है? सर देखिए क्या है, पहली बात तो कि लोगों को कानून की समझ नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो उनको ये जानकारी एकत्रित करनी चाहिए थी कि अगर मान लीजिए उसकी सास उसको परेशान कर रही थी तो उसके लिए एक व्यवस्था है कानून में, भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन है, आप उनकी एफआईआर करते, उनके खिलाफ मामला दर्ज होता। रही बात पति और पत्नी के दोनों के रिश्तों की है, तो भाई अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही थी कि भाई आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही थी, तो आप उसका रेस्टिट्यूशन, आप कंज्यूगल राइट्स का आवेदन न्यायालय में फाइल कर सकते थे। और अगर न्यायालय में डिक्री हो जाने के बाद भी अगर न्यायालय ये आदेश कर देता कि भाई आपको साथ में रहना है, उसके बावजूद भी अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती तो ये इक्विवेलेंट टू उसको डाइवोर्स माना जाता, आपको डाइवोर्स मिल जाता। लेकिन क्या होता है सर कि हम कानून की जो अपरिपक्व जानकारी है, जो बाजार में जो उपलब्ध है, जो लोग कहते हैं कि साहब महिला की सुनी जाएगी, पुरुष की नहीं सुनी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इस चैनल के माध्यम से सभी से ये निवेदन है कि कानून दोनों के लिए बराबर है, कानून सबको पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए बराबर है। ये जो अवधारणा है
कि अग्नेश कुमार हम के लोग ऐसा जजमेंट के मानते हैं बाद कि साहब 2000 पहले पुलिस के पास भी जाओ तो पुलिस भी पहले महिलाओं की सुनती है, कोर्ट में जाओ नहीं तो सर, जज क्या भी है, पहले महिलाओं अभी की सुनते 2006 हैं, में महिलाओं के अधिकार की मैं पहले अपनी- रक्षा होती है, उसके बाद पुरुषों के अधिकार की बात आती है। तो इस नहीं, तरह की देखिए- में जहन में सेट हो गई है, तो उनको डर लगता है बिल्कुल कानून सर। के लफड़े में फंसने से कि कानून के पास जाएंगे तो भी दिक्कत हमें ही होनी है, तो इससे अच्छा लेकिन सर वो ये- सोचते हैं कि जीवन लीला हाँ। समाप्त कर ली जाए। नहीं, मैं आऊंगा आपके ये- पास। मनीषा सिंघल, डॉक्टर मनीषा सिंघल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैडम, आत्महत्या का विकल्प है क्या? उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है क्या? जीवन में संघर्ष करना भी तो हमने सीखा है ना, संघर्ष भी किया जा सकता है किसी चीज को लेकर। हर चीज का सॉल्यूशन सुसाइड तो नहीं हो सकता। सुसाइड नहीं हो सकता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर चीज का सोल्यूशन सुसाइड नहीं हो सकता, लेकिन क्या परिस्थितियां थी तो वो जानना बहुत जरूरी है। और अगर किसी इंसान ने ये स्टेप लिया है तो देखिए, शादी कितने साल हो गए थे उनकी शादी को, और ये इम्पल्स में लिया गया स्टेप डेफिनेटली नहीं होगा। उन्होंने थोड़ा सा वेट किया होगा, और जैसे वो और उनकी मदर दोनों ही लोग, जो न्यूज में आ रहा है, तो एक पर्सनालिटी भी होती है कि जिन्होंने सुसाइड किया है तो उनकी क्या पर्सनालिटी थी। अगर वो बहुत सबमिसिव है, करेजियस, कितना वो उनकी पेशेंस कितनी थी, टॉलरेंस कितनी थी, उन्हें लग रहा होगा कि शायद चीजें चेंज हो सकती हैं, तो कहीं वो वेट कर रहे होंगे और मे भी वो एक मौका दे रहे होंगे। लेकिन जब उन्हें जिस पॉइंट पे आके लगा कि हाँ नहीं कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने ये किया। लेकिन उसके एक अपब्रिंगिंग की, हाँ, वो करेज वाली बात जो मैंने बोली कि एक करेज एक होता है और एक विश्वास होता है, क्योंकि जो बात अभी हम इससे पहले कर रहे थे कि फीमेल्स की सुनी जाती है, मेल्स की नहीं सुनी जाती है। एक ये बहुत बड़ा एक धारणा है कि मेल्स का नहीं सुना जाएगा, और कहीं ना कहीं सुई उनकी तरफ ही आके रुकेगी कि शायद उन्हीं की गलती होगी। तो एक ये जो मन में भ्रम होता है, फियर होता है, उसकी वजह से हमें बहुत सारी जो दरवाजे हैं ऐसा लगता है बंद हो गए हैं। होपलेसनेस वाली फीलिंग जहां आती है तब इंसान ये स्टेप ले लेता है। कहीं कुछ उससे पहले कुछ ऐसा हो सकता है, हुआ हो जो बहुत ज्यादा वो हर्ट होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन मैरिज क्यों नहीं वर्क कर पाती है, उसके काफी सारे रीजंस हैं। लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट सबसे बड़ा रीजन, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी। मे बी उनकी शादी जल्दी कर दी गई या उनकी इच्छा के विरुद्ध की गई, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे शादी के लिए, फिर भी उनकी शादी कर दी गई, क्योंकि शादी कर दी गई तो उनको निभाना था। क्योंकि हमारे जो इंडियन कस्टम में स्पेशली हम इस चीज को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि एक बार शादी हो गई है तो उसको हमें कैसे भी करके उसे हमें आगे अच्छे से ले जाना होता है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हम इसकी बात करें तो उसके भी रीजंस हैं। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे ही कोई भी कर लेता है। तो मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर मनीषा। हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी हैं, रामनिवास यादव जी हैं। रामनिवास सर, किस तरह से समझेंगे? देखिए, सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। फैमिली कोर्ट बनाया सरकार ने, फैमिली कोर्ट में सॉल्यूशन होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं फैमिली के बीच, पति पत्नी के बीच। तो लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पति सुसाइड कर ले रहे हैं, और 40 मिनट तक सर वो वीडियो देखती रही महिला अपने पति की। ये जो मेरे साथी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इसमें जो आजकल समाज में इसका देखे तो एक तो संस्कारों की कमी हो गई है हमारे समाज में जो है, और विशेषकर ये देखें कि जो हिंदू समाज है उसमें संस्कार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। पारिवारिक माहौल भी जो है, पहले पारिवारिक माहौल में क्या था कि एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब न्यूक्लियस फैमिली बन गई हैं तो वो पति पत्नी अपने ऊपर निर्भर हैं। पहले ताऊ चाचा भाई भाभियां बहनें सब उसमें शामिल रहती थी। अब जो ये मोड़ा कि उसका वो परिपक्व है, अपनी लाइफ वो खुद निर्णय करें, खुद जाने, ये वो जो ऐसे मैनेजमेंट के या जो मॉडर्न जो यूरोपियन प्रिंसिपल यहाँ लागू हो गए, यूरोपियन भारत की संस्कृति में जा रहा है, भारत यूरोप की संस्कृति में चला गया है। तो उसके कारण जो है वो ना तो भारतीय रहे ना यूरोप वाले बने। यह दोहरी जो संस्कृति हो गई है, इसके कारण जो है हमारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा एक तरीके से अव्यवस्था फैल रही है। आज आप देख लें कि जो हमारे प्रकाश चौबे जी ने बताया, जो हम उससे मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं, कि कोर्ट कचहरी में जाइए, पुलिस स्टेशन भी जाइए, उसमें 2 ही एक्ट ऐसे हैं भारतवर्ष के अंदर। एक तो जो है कि
जिसमें भी कहें कि हम ये SC ST एक्ट और दूसरा ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें टोटली जो है वो हमारे जो विधायिका ने उससे आज भी उसको परिवर्तित और पोस्को एक्ट एक नया आ गया है। तो 3 एक्ट ऐसे हैं जिनको एट्रोसिटी और डोमेस्टिक वायलेंस, एट्रोसिटी SC ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट, दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और तीसरा पोस्को एक्ट। तीनों एक्ट को ही यदि आप देखें तो जिसको कहें कि इल फ्रेम्ड, उनको जो है संरचना ठीक प्रकार से विधायिका ने नहीं की है और उसमें बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं रामनिवास सर कि ये जो कानून है इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इसमें महिला का पक्ष अधिकतर केसेस में मजबूत माना जाता है और ऐसे में जो पति होता है, जो पुरुष होता है, उसे कुछ हाथ नहीं लग पाता। हाँ, उसका पक्ष मजबूत है, कानून में ही मजबूत दिया हुआ है। और फिर कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन में भी, उसमें पुलिस स्टेशन में भी आप जाइए तो क्योंकि यदि पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा भी डेविएट हो गए तो उसके ऊपर जो है और एक एलिगेशन लग जाते हैं कि ये ठीक प्रकार से देख नहीं रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी देख। तो ये तीनों एक्ट के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि हमारा जो ये सोशल मीडिया भी हो गया है और आजकल एक बाढ़ आ गई है, जैसे पोर्नोग्राफी की भी कहें या दूसरे कहें, कि जिसकी वजह से वो एक ये मान लेते हैं झूठी सच्ची कहानियों के कि हमको भी एक अधिकार मिल गया। तो ये, और तीसरा ये है कि आगे समाज के अंदर वन लाइफ इज, मतलब मेरी लाइफ मुझे जीना है, एक ये जो सिद्धांत आ गया है जिसमें कि परिवार का कोई दबाव नहीं बचा है, ये उस तरफ जा रहा है जिस तरफ की कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता। तो हम परिवारों को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और जो हमारे युवा भाई बहन है उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एक दिन में कोई घटना हो गई और इसमें जो हम ये कहते हैं कि आत्महत्या एक कायरता की निशानी है, उसको स्ट्रगल करना ही चाहिए। उसमें कोई आत्महत्या चाहे किसी प्रकार की कितनी भी परिस्थितियां आए, वो स्ट्रगल करने की कैपेसिटी जो है युवाओं में कम हो गई है और वो और भी है सख्त। अगर आत्महत्या करते हैं आप और अगर आप बच जाते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई होती है, वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते और इस दुस्साहस को करने की कोशिश करते हैं। रामप्रकाश चौबे जी, 44 मिनट तक महिला देखती रही, तो क्या प्रोवोक टू सुसाइड का केस नहीं बनता? ये वो उसकी पत्नी चाहती तो उसे रोक सकती थी, किसी रिश्तेदार को फोन करके सूचना दे सकती थी। सर, इस पूरे मुद्दे को हमें 2 प्रकार से समझना होगा। आदरणीय रामनिवास जी यादव जी जो बात कह रहे थे वो अपने आप में दुरुस्त है, इसमें मैं उनकी बड़ी इज्जत के साथ ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन सर क्या होता है कि जो कानून है वो एक पक्षीय नहीं है। अगर हम उसको बहुत क्रिटिकल तरीके से उसका एनालिसिस करें तो वो द्विपक्षीय है सर। 2006 में अमेंडमेंट हुआ क्रिमिनल प्रोसीजर में और उसमें ये जोड़ दिया गया कि अभी कोई महिला जाके शिकायत करेगी तो पुरुष को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस हो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, 498A हो, उसमें उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारी का नोटिस दिया जाएगा, वो अपना पक्ष रखे। नहीं, अमेंडमेंट सर बाद में हुआ, लेकिन शुरुआत से कहते हैं ना वो हवा बना हुआ है, तो वो लोगों के दिमाग में वो सेट है। सर दरअसल में प्रॉब्लम्स कानून की जानकारी ना होना है। देखिए, आत्महत्या तो किसी भी समस्या का समाधान है ही नहीं। भाई आप आत्महत्या करने से बेहतर है कि आप लड़िए ना, कौन मना कर रहा है आपसे? क्यों अपना जीवन खत्म करने से बेहतर है आप अपने पक्ष को रखिए। और भाई ये सर जो अभी मनीषा जी बात कह रही थी, हमें थोड़ा सा उस पर और विचार करना होगा। सर ये नैतिक पतन है। कोई भी महिला अपने पति को मरते हुए देख रही, हो सकता है कि कानून में उसको कोई सजा ना हो, लेकिन सर उसका नैतिक किस लेवल पर पतन हो चुका है लोगों का और रिश्तों का किस तरह से। लेकिन मैं सर ये पूछ रहा हूँ आपसे रामप्रकाश चौबे सर, क्या ये प्रोवोक टू सुसाइड का केस बनता है? नहीं, प्रोवोक टू सुसाइड नहीं है सर। उसने प्रोवोक नहीं किया, उसने देखा लेकिन उसने उसको आत्महत्या करने के लिए प्रोवोक नहीं किया है। सिर्फ वीडियो देख लेना। वो चाहती तो किसी रिश्तेदार को फोन करके, उसके सगे संबंधियों को फोन करके बोलना और इस तरह के कदम उठाने जा रहे हैं, उसे रोका जा सकता था, किसी व्यक्ति की जान जाने से बच सकती थी। देखिए सर, अगर आप देख रहे थे तो आपको बताना चाहिए, ये बात तो सच है। लेकिन सिर्फ उसके देखने मात्र से कानूनी रूप से अगर हम कहें कि साहब उसका प्रोवोकेशन बना, तो प्रोवोकेशन तो नहीं है, लेकिन उसको बताना चाहिए। आप पति और पत्नी हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम हो रहा था तो आपको बताना चाहिए। एक बात कह देने का मुझे अनुमति दीजिए। और क्या है सर, कानून, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपके देख रहे होंगे, कानून
किसी भी तरफ उसका झुकाव नहीं है सर। कानून को समझने और उसकी व्याख्या की बहुत जरूरत है। अगर आप सिर्फ प्रेडिक्शन के आधार पर अपने आप को कमजोर मान लेंगे और दूसरे व्यक्ति को ताकतवर, ठीक है, तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। भाई आपने आत्महत्या जैसा कठिन कदम उठाया, लोग कहते हैं आत्महत्या कायरता की निशानी है, ये बात सही है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय भी उसका कठिन ही निर्णय होता है। लेकिन सर अतुल सुभाष के केस में देखा, आगरा वाले केस में देखा, और इस केस में भी देख लेंगे, आप देख लीजिएगा, पत्नी है, उसे कुछ नहीं होगा, और क्योंकि केस ही इस तरह का बनता है कि उसमें जो पत्नी होती है वो बेकसूर साबित हो जाती है। अतुल सुभाष वाले केस में भी पत्नी की गिरफ्तारी, आत्महत्या, अतुल सुभाष वाले केस में भी एकदम आत्महत्या का गिरफ्तारी तो सर बंद हो गई है, गिरफ्तारी नहीं होती है। गिरफ्तारी 300, जब तक अगर पत्नी आत्महत्या कर ले, डाउरी डेथ होगी तभी उसकी गिरफ्तारी होगी। नॉर्मल केसेस में ना तो डाउरी प्रोहिबिशन में अब गिरफ्तारी हो रही है क्योंकि 7 साल से कम की सजा है, ना ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तो पेनल प्रोविजन है नहीं, तो उसमें गिरफ्तारी होती ही नहीं है। एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाते ना सर, इस तरह की चीजें होती हैं तो एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाते, कोर्ट में प्रूफ क्या करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा सर, होगा। अगर कोई पूरा का पूरा केस अगर बेबुनियाद तरीके से, अतुल सुभाष का मामला ले लें, उससे 80, 85, 90 हजार रुपए वो मांग रहा था, मतलब मांग रही थी वो महिला अतुल सुभाष से हर महीने गुजारा भत्ता, उसकी उतनी तनख्वाह थी। अब भाई वो तो कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे ना। नहीं सर, अगर तनख्वाह का 1/4 से ज्यादा न्यायालय डिसाइड ही नहीं करता सर। 15,000 रुपए अगर उसकी तनख्वाह होती तो 15,000 न्यायालय कर ही नहीं सकता सर। मध्य प्रदेश में तो 3,000 रुपए तक डिसाइड होता है, अगर उसकी इनकम है तो उसका 1/4 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है सर। अगर उसको ये पेश करना चाहिए कि साहब 15,000 ही रुपए मेरी तनख्वाह है, तो कैसे आपने 15,000 रुपए तय कर दिया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि चूंकि चैनल में कम समय रहता है, कई मेरे व्यक्तिगत मुकदमे इस तरह के हैं जिस पर मैंने क्वेश्चन करवाया सर, ऑर्डर क्वेश्चन करवाया कि साहब इस तरह से उस व्यक्ति वो कैसे सर्वाइव करेगा। आप एक व्यक्ति के सर्व कर रहे हैं, लेकिन बाकी वो उसका भाई, उसकी माँ भी होगी, उसका बेटा जो, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर मनीषा सिंघल, मैं आपसे वही सवाल कर रहा था कि आजकल देखिए प्रेम विवाह हो रहे हैं, एक दूसरे को लड़के लड़की देखते हैं, डेट करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और वर्षों बाद निर्णय लिया जाता है कि हाँ अब हम शादी कर रहे हैं, हमने फैसला कर लिया है, लेकिन बावजूद उसके मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या फिर बाद में कुछ और चीजें, अलग अलग चीजें सामने आती हैं और फिर इस तरह की चीजें बनती हैं, लोग डाइवोर्स तक चले जाते हैं। डाइवोर्स के बाद लगता है कि अब तो जीवन लीला समाप्त कर लेनी है, कुछ नहीं हो सकता और यही सब कुछ था, सब कुछ बर्बाद हो गया, और सुसाइड की तरफ लोग बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष ही करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। बिल्कुल। एक तो होता है एक ख्वाबी जिंदगी, हम डेट कर रहे हैं और हमें सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, एक दूसरे को वैलिडेट भी कर रहे हैं, और जहां हम कमिटेड रिलेशनशिप में आते हैं वहां पे वैलिडेशन खत्म हो जाता है। हम एक दूसरे को जो दे रहे होते हैं तो वो स्पेस भी हम देना बंद कर देते हैं। समहाउ एक दूसरे को हम अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं। हो सकता है दोनों में से कोई एक पार्टनर अगर ऐसा कर रहा है तो भी दोनों ही पार्टनर इफेक्ट होते हैं। तो जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि सुसाइड के ऊपर एक इमोशनल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी सैलरी कितनी भी थी, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट को अगर हम देखते हैं कि हो सकता है वो ओवर पोजेसिव हो सकता है उनकी वाइफ ओवर पोजेसिव हो सकता है वो एक दूसरे को जगह नहीं दे रहे हो सकता है अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कम्युनिकेशन कितना था कितना नहीं था, और एक उनकी इच्छा से शादी हुई भी या नहीं हुई, तो क्या प्रेशर्स थे उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें, मैरिज एक कॉम्प्रोमाइज है, एक ऐसा आई वुड से कि स्टार्टअप है। स्टार्टअप एक बहुत अच्छी टर्म है। मैरिज को अगर हम मैरिज के जैसे ना देख के एक स्टार्टअप के जैसे देखें कि हाँ एक ये दो फाउंडर्स हैं जो एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और उसमें उसी पे डिपेंड करेगा उसकी ग्रोथ। अब उसको अगर हमें बढ़ाना है और भी मेंबर्स उसमें ऐड होंगे जो कि होते हैं बच्चे या दोनों पार्टनर्स के पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, जो भी उनसे रिलेटेड है, फ्रेंड्स हो गए, तो सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे इमोशनल, हम कितना इमोशनली स्ट्रांग है, कितना हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं दोनों पार्टनर्स। तो जरूरी नहीं है, जरूरी एक्चुअली होता ही नहीं है ऐसा
शादी के पहले का जो लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है, शादी के बाद की लाइफ डिफरेंट होती है। तो रियल लाइफ में जहां हम आए तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। तो वहां और समझदारी कई बार हम कितना ये सामने use भी कर आता है पाते मनीषा हैं, कि उसमें हम झूठ बोला practically जाता है। खुद को दूसरे मेरठ वाले की- केस में ले लीजिए, उसने कहा था कि मैं मर्चेंट नेवी में लंदन में हूं, लेकिन पता चलता है कि वो किसी बेकरी फैक्ट्री में वहां पे जाके लंदन में जॉब कर रहा था। लेकिन हालांकि अपराध, मार देना, काट देना, ये सब चीजों का समाधान नहीं है। उसकी सब सारी चीजें बातों से और कानून के जरिए उसका रास्ता निकला जा सकता है। लेकिन रामनिवास रावत सर, अगर रीवा वाला केस को आप देखिए, आपने पूरा केस देखा, सुना, पुलिस इस पूरे मामले में क्या एविडेंस कलेक्ट कर सकती है ताकि अगर वाकई में कोई कल्प्रिट है तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके? ये पुलिस के लिए आजकल जो है एविडेंसेस काफी आसान हो गए हैं। एक तो डिजिटल जो कम्युनिकेशन है, इससे पूरे का पूरा जो है, क्योंकि पुलिस अपराध घटित होने के बाद से जो है वो कंपनी से उनके पूरी डिटेल मांग सकती है। उसके व्हाट्सएप चैट जो है वो उससे भी चीजें मिल सकती हैं। और फिर जो भौतिक साक्ष्य हैं कि उसमें कैसे फंदा लगाया, कितनी देर क्या पहले, फिर बाकी जो उसके जो रिश्तेदार हैं दोनों पक्ष के, उनके भी बयान ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए इसमें एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट होने के बाद अब ये प्राकृतिक रूप से यह है कि एक्सीडेंट जब कोई होगा तो उसकी भी मानसिक स्थिति परिवर्तित हुई है, लेकिन उसकी पत्र साथ जो उसको छोड़ के चले गए या क्या रहा, क्योंकि कई बार एक ही पक्ष सामने आता है, दूसरे पक्ष की अभी बात सामने आई नहीं है कि उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं कहा या किस तरह प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें वक्त मेरे पास इतना ही, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका रामनिवास जी। मनीषा सिंघल आपका शुक्रिया। हमारे साथ राम प्रकाश चौबे जी थे, आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सारी बातें करने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। वक्त एक ब्रेक का है।